हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आपको पता होगा कि हम अपनी इस तांडव सीरीज में हम कर रहे हैं अपने एवीएस के क्वेश्चंस, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं एवीएस के आपके सीटेट के एग्जाम में। लेकिन हम कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे गए थे। तो आज की हमारी यह क्लास जो है ये है 28 दिसंबर के समय हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 28 दिसंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और सेशन को एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम करते हैं अपनी आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने सीटेट की अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। कहाँ पर है? किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहाँ इसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। कह रहा है कि कोई रोगी है जिसका घर है एक्स पर और वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है? सभी लोग इसको लगाइए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग इसका आंसर एक बार करके बता दीजिए। कह रहा है कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में है। कहाँ पर है? कह रहा है कि अतः रोगी पहले कहाँ पर जाता है? ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 800 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए ये एक्स का घर है, जो रोगी है उसका घर है, ये एक्स जो है ये इसका घर है। यहाँ से सबसे पहले वो 800 मीटर की दूरी तय करता है, जाता है ए पर। कहाँ पर गया? 800 मीटर की दूरी तय करने के बाद में ए पर आ गया वो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ए पर जाता है जो 800 मीटर की दूरी पर है, यहाँ तक हो गया ये। ठीक है, ये 800 मीटर दूरी है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर स्थित है। फिर कहाँ जाता है? फिर वो जाएगा बी पर जाता है। ए पर चलने के बाद में बी पर जा रहा है जो कहाँ पर है? ए से ठीक दक्षिण। दक्षिण किधर होता है? नीचे की साइड में होता है, मैप में आपने देखा होगा। तो ठीक नीचे की साइड में आता है कितना? 600 मीटर। बी पर आ गया, ये है बी। कितना है ये है 600 मीटर। आपको हमने कई बार बताया कि ऊपर की साइड में होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और आपके राइट हैंड पे होता है पूरब और लेफ्ट हैंड पे होता है पश्चिम। तो आप इनको याद रखना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है कि बी पर जाता है जो ठीक 600 मीटर की दूरी पर है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर लिखा है वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। उसके बाद में वो कहाँ जा रहा है? उसके बाद में जा रहा है सी पर जो बी से ठीक किधर है? पश्चिम में है। तो पश्चिम किधर होता है? आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी इधर चलना इसको है। ये कितना गया? ये गया 150 मीटर। कितना गया? 150 मीटर। ये हो गया सी। तो ये डायरेक्शन बन रहा है। पहले एक से ए पर आया 800 मीटर, फिर ए से बी पर आया 600 मीटर, फिर वो बी से सी गया 150 मीटर। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। अब वो कहाँ पहुंच गया? अब वो पहुंचता है अपने अस्पताल में, जो कि उत्तर। उत्तर किधर होता है? ऊपर की साइड में होता है, और दूरी कितनी है? 100 मीटर की दूरी पर है उत्तर में। तो यहाँ से 100 मीटर दूरी ऊपर कर दीजिए इसको। ये हो गया 100 मीटर। कितना हो गया? 100 मीटर। और ये हो गया इसका अस्पताल वाई पर। अब आपको बताना है अस्पताल के सापेक्ष इसके घर के, अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ बना दीजिए एक प्लस का निशान ऐसे। फिर आपको क्या बताना है कि ये एक्स पर इसका घर था, यहाँ से जो दिशा है क्या हो जाएगी? यहाँ यहाँ से दिशा पूछ रहा है। अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या होगी? हमें पता है उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, और हमारे राइट हैंड पर पूर्व है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो होगी उत्तर और पश्चिम। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर उत्तर पश्चिम 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने भी इसका ऑप्शन नंबर 4 किया था सिलेक्ट तो बिल्कुल सही हो गया होगा। क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। कैसे हो गया ये देखिए। पूछ रहा है, ये देखिए अस्पताल है वाई पर और ये इसका घर है एक्स पर। यहाँ से सापेक्ष पूछ रहा है, तो हमारा ये जो ऊपर की साइड में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। तो ये देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच से ये जा रहा है निशान उसके घर की तरफ। तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम जो ऑप्शन है डी वाला, यानी कि 4, यही हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था जो कि आपके रीजनिंग के चैप्टर से बना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेता है या फिर कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है कबूतर या फिर कपोत, दूसरा है तोता, तीसरा ऑप्शन है उल्लू, चौथा ऑप्शन है मैना। सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिए। अपनी गर्दन को झटके से जो आगे पीछे कर सकता है कौन सा पक्षी है? क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, चूं चूं करती चिड़िया नामक पाठ से आया था। देखते हैं, ये देखिए दिया है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन करती है? मैना जो चिड़िया होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, यानी इसका अगर ऑप्शन नंबर 4 होगा, अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही होगा। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने किया तो आपका भी सही हो गया होगा। आप लोग अपने पास में कॉपी और पेन रखा कीजिए। 15 क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं और 15 नंबर डाल लीजिए और जितने क्वेश्चन सही निकल रहे उनके सामने टिक लगा दीजिए, सही का जो गलत है उनको काट दीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रहने वाला है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन था झटके से आगे पीछे करने वाला कौन है। यहाँ पर क्या है कि अपनी गर्दन को पीछे तक, यानी कि अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा देने वाला पक्षी कौन है? अगर वो इस तरफ है तो सबसे ज़्यादा पीछे की तरफ अपनी गर्दन कौन घुमा सकता है? पहला ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू या फिर मैना। बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ घुमा सकता है? सभी लोग आंसर करेंगे। इसी चैप्टर से ये भी लिया गया है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लगातार आपके आए थे 28 तारीख में एक ही चैप्टर के। ये देखिए लिखा है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या कर सकता है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये देखिए उल्लू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है और मैना अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे करती है। तो आप लोग इसको याद रखना, दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेल लिप का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ब्रेल लिप का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? जो लोग देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है, आपको बताना है यह लिपि किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर, दूसरा है 8 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर, चौथा ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए और बताइए, टिक लगा लीजिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और इसका सही आंसर क्या होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और सेशन को सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। ये हमारी चल रही है तांडव सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर 2021 और 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दिसंबर और जनवरी में। ये जो आज क्लास, ये 28 दिसंबर की शिफ्ट में जो क्वेश्चन ईवीएस के बुक से पूछे गए थे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या। ये रहा आपकी ईवीएस की बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। लिखा है, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे कागज के ऊपर उभरे हुए बिंदु, ये देखिए सामने आपके ये जो पिक है इसमें देखिए उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। किन पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितने बिंदु होते हैं इसमें? इसमें होते हैं 6 बिंदु। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, आप लोग इसको याद रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि अधिकतर आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। आंसर लेकिन सेम ही रहने वाला इसका है। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के घर जो है भारी वर्षा होने के कारण धरती से 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए बांस के खंभों का सहारा लिया जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। लिखा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। हूबहू क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। यह है असम के मोलन गाँव का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 था बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? असम इसका सही आंसर हो जाएगा, असम।
अगर आप लोगों ने असम सेलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही गया होगा आपका यह आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, ये सब कहाँ पर हैं? ये हैं उत्तराखंड में, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से, कटिंग लगी है पीछे, लिखा है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था आपका एनसीईआरटी की बुक से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं मकानों से संबंधित, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर पढ़ने हैं। हम लोगों ने आपके लिए नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए हैं, जो आपको बहुत ही मामूली कीमत पर नोट्स दिए जाएंगे। ईवीएस के नोट्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलने वाले हैं, जो कि हम लोग अभी टाइप ही कर रहे हैं। टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 21-22 के, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। वो सब मतलब कि वो कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं सबको टाइप करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये आपको 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिए जाएंगे और बहुत मामूली सी कीमत पे लॉन्च किए जाएंगे। ये आपका 10 से 12 दिनों में पूरा हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। क्योंकि ईवीएस पास करने के लिए पूरी बुक मतलब कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की किताबों को देखना एक तरीके से आप याद नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे नोट्स हैं वो गागर में सागर भरने का आपके लिए काम करेंगे। जरा सी कीमत पर आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। पहला है ऑप्शन नंबर ए जो है वो है, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। नीचे है, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। तो ये ऑप्शन गलत है या फिर सही है आपको ये बताना है। दूसरा है, मनाली हिमाचल प्रदेश के मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। तीसरा है, राजस्थान में गाँवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में सिलेक्शन करेंगे कौन कौन से जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही हैं। आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि आपको हम जो ये क्लास करवा रहे हैं कितनी मेहनत लग रही होगी, कहाँ-कहाँ से इसकी कटिंग लेकर आते हैं। कक्षा 6 की हिंदी हो गई, 7 की हिंदी हो गई, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ईवीएस में पूछे गए हैं। सोचिए कि आपको अगर ईवीएस की तैयारी करनी हो स्वयं तो आप कैसे कर पाएँगे। आप तो 3 से 5 तक की बुक पढ़ के ईवीएस की अलग हो जाएँगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग-अलग से पूछे गए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स ज़रूर खरीदिएगा, बहुत ही मामूली कीमत पे मिलने वाले हैं। तो पहला है लेह, देखते हैं लेह की क्या विशेषता है। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं, कैसी होती हैं? समतल होती हैं। लेह की सब ये बात चल रही आगे है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लेह में मकान की छत होती है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती हैं क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, लिखा है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी-मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत होती है, ये इन्हें ठंड से बचाती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी जो विशेषताएं थी। लिखा है, लेह में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो गया? सही। अब हम पढ़ते हैं मनाली के बारे में थोड़ा। आगे लिखा है, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? पत्थर या लकड़ी से। और हमें यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं। लिखा है, मनाली में मकान बाँस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये गलत हो गया, बाँस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी काट दीजिए। तो जहाँ पर ए बी दिया है वो काट दीजिए, यानी कि तीसरा हो गया कट। अब हमें सी देखना है सही या फिर नहीं है। सी वाला देख लेते हैं, राजस्थान के घरों की क्या विशेषताएं हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब देखते हैं इसकी जो विशेषता दी गई है क्या इस क्वेश्चन में सही दी गई है या फिर नहीं। लिखा है, राजस्थान में गाँवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है में रहते हैं।
यानी ऑप्शन नंबर सी और ए इसका सही, यानी ए और सी जहाँ पर है वो हो जाएगा सही। ए और सी सिर्फ एक ऑप्शन है जो है ऑप्शन नंबर 4। अगर आप लोगों ने इसको किया होगा तो आपका भी क्वेश्चन हो गया होगा सही। पहला था लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था और सी वाला भी सही था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया सही, ए सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। आपको इसमें से डिफरेंट चुनना है, क्या अलग है। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों एक बार सभी लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है क्लास को बनाने में। आप लोग इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि क्लास को सभी के पास में शेयर जरूर करिए एक बार सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए जुड़े हैं तो हमें पता है कि घड़ियाल, बतख, मछली और कछुआ ये सब जल में रहते हैं, जबकि कौवा जो है ये उड़ता है और क्या करता है, पेड़ों पर रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो अलग है, कौवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन बना है ये। हाथियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है आपके सीटेट के ईवीएस से संबंधित। देखते हैं, पहला ऑप्शन था एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। तीसरा ऑप्शन, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। चौथा ऑप्शन है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे सही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था, एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए पहले ही। क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी बुक से, ये देखिए लिखा है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितनी खाता है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी कि 1 कुंटल तक। आगे, हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। क्या भाता है? पानी और कीचड़ में खेलना हाथी को बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब नीचे दिया गया है, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कौन रहता है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। कौन? जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह पूरे झुंड की नेता बनती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। बच्चे जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। अब देखते हैं इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं कौन कौन सी सही हैं और कौन कौन सी हैं गलत। पहला ऑप्शन, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो 20 से 25 हथनियाँ नहीं होती, लिखा है कि एक झुंड में कितनी हथनियाँ होती हैं? 10 से 12 हथनियाँ होती हैं। देखिए लिखा है एक झुंड में 10 से 12 होती हैं, यानी ये हो गया गलत, ऑप्शन ए हो गया गलत। दूसरा है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। नहीं, हाथी रहते हैं कितने साल तक? हाथी 14 से 15 साल तक की उम्र तक कहाँ रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो बी वाला भी हो गया हमारा गलत। क्या हो गया? गलत। बचा सी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ऊपर देखिए, ऊपर वाली टिकड़ी में देखिए, सबसे ऊपर लिखा है 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी सी वाला हमारा हो गया बिल्कुल सही। अब डी है, किसी हथनियों के एक झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो आप इसको देख ले, लिखा है कि ये देखिए बी वाले में देखिए दूसरी लाइन में लिखा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये हो गया, डी वाला भी हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो सी और डी जहां पर होगा वो हो जाएगा आपका सही। सी और डी केवल एक आंसर में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, सी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 6/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? आपको यह बताना है
कि ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया था 20 मीटर पर सेकंड, तो आपका भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन था, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या हो जाएगी। अब मैप में हमें जाना पड़ेगा, देखते हैं कोलकाता से चंडीगढ़ वहां तक हमको एक रेखा डालनी है। तो सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, कोलकाता कहाँ पर है और चंडीगढ़ कहाँ पर है। तो हम आपको देखिए हाईलाइट करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा, आप इसको देखिएगा। ये है वेस्ट बंगाल कोलकाता, ये देखिए जो गोला है ये लिखा है कोलकाता, ये एक बिंदी से रखी है। और चंडीगढ़ है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया ऊपर की साइड में, वो है चंडीगढ़ पंजाब। अब इसको आप एक लाइन से मिला दीजिए इस प्रकार से। अब आपको बताना है कि कोलकाता पे, ये जो कोलकाता है इसके सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैप में हम प्लस का निशान यहीं पे बनाते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, राइट हैंड पे पूर्व है और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। अब ये जो जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है कहाँ से जा रही है, उत्तर, और कहाँ से जा रही है, पश्चिम से जा रही है। ये पश्चिम है और ये ऊपर की तरफ उत्तर है। उत्तर और पश्चिम के बीच से निकल के जा रही है, तो इसका उत्तर पश्चिम अगर आंसर रहा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए, ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा चंडीगढ़, हमने इसका मिलान किया। उसके बाद में ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूर्व है और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। तो ये देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच से रेखा जा रही है, तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला कौन सा है, अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो नीचे एक खेती के बारे में जानकारी दी गई है जो कि प्याज की खेती के बारे में है। आपको इनके चरण चुनने हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा। तो एक बार आप लोग इसको सेट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बीज बोना, दूसरा ऑप्शन है खरपतवार निकालना, तीसरा ऑप्शन है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, चौथा ऑप्शन है गुड़ाई करना यानी कि मिट्टी को पोला और नरम करना, पांचवा ऑप्शन है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा, एक क्रमबद्ध आपको इसको तैयार करना है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, बसवा के इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। कहाँ से नरम करते हैं, खूंटी से सबसे पहले मिट्टी को नरम किया जाता है। यानी इसका जो मिट्टी को नरम करना हो गया, डी वाला हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे, बैल कुरीगों को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। मिट्टी को नरम करने के बाद में बीज बोया जाता है, यानी इसका जो ए है ये हो गया 2। ठीक है, दूसरे नंबर पर बीज बोया जाएगा। इसके बाद है, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है। यानी तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, खरपतवार निकालना है। तो जो बी है ये हो गया तीसरा काम हमारा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम खरपतवार नहीं निकालेंगे तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। आगे लिखा है, अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटने तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं, अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बार फिर उन लोगों ने अपना प्याज उखाड़ा तो वो कह रहा है कि इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज के पौधों को अलग कर लिया है, ये देखिए काट रहे हैं यहाँ पर और बोरे में भर रहे हैं। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर लिया और मंडी को भेज दिया है। तो इस प्रकार से इसका मिलान करना था। अब आपको ये बताइए कि सी और ई में क्या होगा। पहला तो गुड़ाई करना हो गया, मिट्टी को पोली की गई, उसके बाद में बीज बोया गया, उसके बाद खरपतवार निकाला गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों ने ये सब पढ़ भी लिया है, तो बताइए क्या इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, प्याज को उखाड़ना है, यानी कि चौथे नंबर पर आएगा प्याज को उखाड़ना। और जो पांचवा नंबर आएगा, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, यानी ये हो गया पांचवा नंबर सी वाला। तो अब आप इसका मिलान कर लीजिए। देखिए डी कहाँ पर है, पहले चारों में है डी पहले, तो ठीक है, चारों में हो गया डी पहले। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा ए। ए किसमें किसमें है,
ए है एक तो 1 वाले में और एक है डी वाले में यानी कि 4 वाले में। उसके बाद में तीसरे पे आएगा बी, तीसरे पे बी किसमें, इसमें नहीं है यानी ये भी कट गया और दूसरा भी कट गया, बच गया सिर्फ हमारे पास 4 वाला। यानी पहले नंबर पर डी, फिर ए, फिर बी, फिर ई और फिर सी आएगा। तो आपको इस प्रकार से इसका मिलान करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब मिलान करने में थोड़ा बड़ा था। अगर आपको प्याज की खेती के बारे में पूरी रूप मतलब अगर आपने पढ़ा होगा सही ढंग से प्याज की खेती के बारे में, ये जो आपके चैप्टर में दिया रहा था ये जो चैप्टर, तो आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर गलत हो गया तो फिर गलत में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विशेष लक्षण है जो कि रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ होता है उसमें नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, दूसरा है पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, तीसरा है पत्तियां बहुत कम होना और चौथा है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो वृक्ष होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम भी लेते हैं। ये है रेगिस्तानी ओक के बारे में जानकारी। लिखा है क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। कहाँ पाया जाता है? यह बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है अब तक कि रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? बहुत ही कम होती हैं। तो हमें आंसर मिल गया भैया, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना ये इसकी विशेषता नहीं है। बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हो गया सही। हमें इसकी विशेषता में जो नहीं था वो बताना था, नहीं पाया जाना, इसकी जो विशेषता नहीं थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो गया 4 बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही कम लोगों ने क्वेश्चन कर पाया था शायद, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था कि तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से राज्य आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके मैप से लिया गया था। आज की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपकी मैप से लिए गए थे, तो आप लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो चलिए मैप पर चलते हैं, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग मैप को एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए मैप है, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये गोल सर्कल में, इसके जस्ट बगल में है आंध्र प्रदेश लग रहा है। ये है कर्नाटका, ये भी इससे टच हो रहा है, और ये है केरला। यानी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जहाँ भी होगा वो इसका आंसर सही होगा। अब आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ये देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। यहाँ महाराष्ट्र है, तो क्या महाराष्ट्र लगता है इसमें? मैप देख लीजिए आप सीधे, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा तमिलनाडु, ये तो टच ही नहीं हो रहा है, ये भी नहीं लगेगा। उसके बाद में दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए कि उड़ीसा कहाँ पर है। देखिए उड़ीसा यहाँ पर है और तमिलनाडु यहाँ पर है, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी हो गया गलत। उसके बाद में आपका क्या दिया है? उसके बाद में दिया है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ पर है? देखिए गुजरात का तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है भैया वो हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक इससे टच हो रहे हैं। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका केरल और ये रहा कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु से निकले वाले राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु से जो राज्य लगते हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2 बार पीछे भी करवा चुके हैं आपको हैं। अगर आप लोग नियमित रूप से क्लासें कर रहे हैं हमारी, जो कि तांडव सीरीज नाम से ये क्लासें चल रही हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बुक से पूछे गए वीएस के वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको आसान या फिर हार्ड लगे होंगे। आज की यह क्लास थी 28 दिसंबर से संबंधित। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और आप लोग बताइएगा कि आपको ईवीएस के जो नोट्स हैं वो मिनिमम कितने रुपए तक में चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स आपके बहुत ही जल्द 8 से 10 दिन में, यानी 15 अगस्त से पहले पहले आपके लिए हाजिर कर दिए जाएंगे। टाइपिंग का कार्य बहुत ही तेजी के साथ में चल रहा है। धन्यवाद, बाय बाय।